नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की राजनीति में किसका लगेगा धूल में लट, उसके खास मेहमान हमारी बहन जी डॉक्टर पूनम चौहान जी हमारी खास मेहमान हैं। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं समस्त हमारे रिवॉल्यूशन इंडिया के दर्शकों का और आपकी टीम का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, सामने आपको नज़र आ रहा है चरखा। दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसे शब्द हम सुनते आए, ऐसे भजन और गीत हम सुनते आए। आपको वो चरखा नज़र आ रहा है जिस चरखे की बदौलत आज़ादी के आंदोलन को लड़ा गया। और हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पूनम चौहान जी हैं। डॉक्टर साहब, हम आपकी इस यात्रा को जानना चाहते हैं। ये जो जिसको बोलते हैं गांधी टोपी, वास्तव में शास्त्री टोपी आप कुछ ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी? दर्शक जानना चाहते हैं। जिस प्रकार से हमारे पास सूचना है कि आपने जींद विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए भी आवेदन किया है, हम जानना चाहते हैं उस डॉक्टर पूनम चौहान की वो जो बचपन में जिसके परिवार में कांग्रेस सेवा दल और बाल सेवा दल और अनेकों आपकी जो यात्रा है, उस यात्रा को दर्शक जानना चाहते हैं। साझा करते चलें डॉक्टर साहब। सेवा दल एक हिंदुस्तानी सेवा दल संगठन जो इतिहास रहा है, आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने बलिदान दिए, बड़ा सौभाग्यशाली मैं खुद को समझती हूँ कि जिस संगठन के पूर्वज सुभाष चंद्र बोस रहे, जवाहरलाल नेहरू रहे, महात्मा गांधी रहे, लाला लाजपत राय जी रहे, सरोजनी नायडू जी रही, कस्तूरबा बा जो हमारी सेवा दल की पूरी देख रेख और हर चीज़ में जिनके संस्कार हमारे अंदर हैं, भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी में से राजगुरु जी सेवा दल के प्रशिक्षक थे, हमारे सेवा दल के सदस्य थे। एक ऐसे गौरवमयी इतिहास वाले संगठन से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। ये मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। संस्कार संपूर्णतः देशभक्ति के, देश की सेवा, जन सेवा, राजनीति नहीं राष्ट्र सेवा जिस संगठन में सिखाई जाती है, उस संगठन की आज मैं मेरे सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से, मेरे सभी भाई बहनों के स्नेह और आप सबके दिए साथ से उसकी प्रदेश की प्रमुख हूँ। बाल सेवा दल के सिपाही के रूप में 14 वर्ष की आयु से मैंने राजनीति की शुरुआत की। और वो राजनीति नहीं, वो एक लगन थी देश सेवा की। लेकिन जो राजनीति जिसको कहा जाएगा, उसकी शुरुआत यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में हुई, युवा कांग्रेस की पदाधिकारी के रूप में हुई प्रदेश की। उसके बाद मुझे महिला कांग्रेस में युवा विंग का प्रियदर्शनी महिला कांग्रेस का प्रदेश प्रमुख चुना गया, आदरणीय हमारी बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी के द्वारा। उसमें बहन बेटियों के हकों की आवाज़ें हमने स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, जहाँ भी हमसे हुआ, कई राष्ट्रीय स्तर के हमने जंतर मंतर पे प्रदर्शन भी किए। उसके बाद मुझे महिला कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता चुना गया। बहुत सारी बहन बेटियों की आवाज़ उठाने का आप सब पत्रकार साथियों के माध्यम से मुझे मौका मिला। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की प्रवक्ता रही, उपाध्यक्ष रही, 4 जिलों का मुझे प्रभारी बनाया गया। और वहाँ युवाओं को, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जन सेवा की भावना से जोड़ने का, राष्ट्र सेवा की भावना से जोड़ने का, तिरंगे का इतिहास बताने का मुझे सौभाग्य मिला, एक अवसर मिला। और उस मेहनत का स्वरूप मुझे आदरणीय प्रियंका जी ने और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, मेरे प्रदेश के हाईकमान ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी ने प्रदेश प्रमुख के रूप में मुझे जिम्मेदारी देकर किया। मैं सभी जो भी मेरे जीवन के पड़ाव रहे, मैं समझती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से अपना पूरा श्रेष्ठ देने का एक प्रयास किया और आगे भी जहाँ जहाँ अवसर मिलेंगे। आपने कहा कि नॉमिनेशन मैंने किया है, टिकट का जो आवेदन किया है, वो मुझे लगता है कि लोकतंत्र प्रणाली को कांग्रेस बड़े दिल जान से मानती है, क्योंकि संविधान में आप देखेंगे चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी का, अंबेडकर जी का, जो हमारे कांग्रेस से जुड़े हुए साथी हैं, उन सबका बड़ा सहयोग रहा। तो वो कहीं ना कहीं हमारे भी खून में, वो संविधान की, लोकतंत्र की, कांग्रेस पार्टी के खून में भी भावनाएं हैं। तो ये वो पार्टी है जिससे महिलाएं बहुत उम्मीद करती हैं। कांग्रेस पार्टी में राजीव जी ने जो अवसर दिए पंचायती राज में हम बहन बेटियों को, जो एक प्रथम महिला प्रधानमंत्री देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया,
और जो प्रथम एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को प्रथम महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष देने का काम सोनिया जी के रूप में जो कांग्रेस ने किया, जी तो मुझे लगता है कि अगर पार्टी का आशीर्वाद रहा तो जींद की तरफ से पहली महिला, जी आप कह लीजिए उसको कि विधायक। विधानसभा में, जी तो वो भी एक प्रयास हम करेंगे। बाकी वही कहूँगी कि अनुशासित संगठन की एक कर्मठ और अनुशासन वाली सिपाही हूँ। जी जिस भी भाई या बहन को आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहती हूँ पूरे जी। हल्के की जनता को, हमारे नेतागण को, हम्म, जिस भी भाई या बहन को पार्टी मौका देगी, जी मैं और मेरा सेवादल परिवार जी। जींद विधानसभा का उसके लिए अपने तन मन धन से काम करेंगे। जी। अगर ये अवसर मुझे मिलता है तो मुझे लगता है कि मैं जींद की हर, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, जी स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, विकास की व्यवस्था हो, हर उस चीज़ से मैं परिचित हूँ। मैं अच्छे से उस आवाज़ को उठा सकती हूँ और ऐसे मेरे बहुत सारे सीनियर भाई हैं, बहनें हैं जो बड़े अच्छे से उठा सकते हैं। तो प्रयास यही है कि टिकट चाहे जिसकी झोली में आए, जींद विधानसभा कांग्रेस की झोली में आए। बहन जी ने बहुत बड़ी बात कही कि वो कांग्रेस पार्टी की अनुशासित सिपाही हैं और निश्चित तौर पर आप राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के अनेकों कांग्रेस पार्टी के जब आप कार्यक्रम देखेंगे तो वहाँ आपको सफ़ेद वर्दी में और ये शास्त्रीय टोपी पहने जो जितने भी कार्यकर्ता नजर आएंगे वो कांग्रेस सेवा दल के ही अनुशासित सिपाही के रूप में व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने में नजर आएंगे आपको। हम जानना चाहते हैं डॉक्टर पूनम चौहान जी से, आपने अपना निस्वार्थ भाव से अब तक की जो यात्रा की है, बिना किसी लालच, लोभ लालच के आप, और जिस प्रकार से आपके स्वर्गीय पिताजी वो भी राजनीति में एक मिसाल कायम करते रहे कि वो बहुत अच्छे एथलीट रहे, एशियाड में उनके पास पदक रहे हैं, भारत को गौरवान्वित किया, जींद जिले को गौरवान्वित किया। उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी के सेवा दल के वो भी सदस्य रहे। क्या आपको लगता है स्वर्गीय पिताजी की जो राजनीतिक विरासत है उसको किस तरीके से आप संजोए रख रही हैं, किस प्रकार की चुनौतियां हैं, क्या वो लक्ष्य है डॉक्टर पूनम चौहान जी का कि पिताजी स्वर्गीय छोटा सिंह चौहान जी के दिए हुए आदर्शों के माध्यम से आप राजनीति को नए आयाम देने जा रही हैं? मैं बहुत गौरव महसूस करती हूँ, बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि जो स्वर्गीय छोटा सिंह चौहान जी ने एक संगठन जन सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए बनाया, उसमें मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। लेकिन मैं माफ़ी मांगते हुए आपकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा दुरुस्त करूँगी कि विरासत में मुझे उनके संस्कार मिले जी। राजनीति उनका प्रयास था कि मुझे विरासत में ना मिले, जी। मैं उसको मेहनत से कमाऊं। क्या बात तो जैसे मैंने बताया कि जब वो इस दुनिया में थे और राष्ट्र की, प्रदेश की सेवा कर रहे थे, पार्टी ने बड़ा सम्मान उन्हें दिया। जी। कांग्रेस पार्टी ने सेवा दल को बड़ा सम्मान दिया है। सेवा दल से स्वर्गीय करतारी जी थी जी। जो स्वास्थ्य मंत्री रहे। जी जी जी। सेवा दल से सुभाष चौधरी जी हैं जो विधायक रहे। जी। सेवा दल से सतविंदर राणा जी जब सेवा दल में आए तो वो विधायक बने। ऐसे बहुत सारे साथी, आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी भी सेवा दल के पदाधिकारी रह चुके हैं, हरीश रावत जी, अशोक गहलोत जी, आदरणीय स्वर्गीय शहीद राजीव गांधी जी। सेवा दल ये मांग करता है कि राजीव जी को शहीद की उपाधि दी जाए कि देश सेवा करते हुए ही वो शहादत को प्राप्त हुई। तो मैं गर्व महसूस करती हूँ। लेकिन जहाँ तक बात है विरासत की, तो उनके संस्कार, उनकी सीखें, उनकी जो एक सीख थी जन सेवा की, वो मुझे मिली। पर जो राजनीति की शुरुआत थी वो मैंने सेवा दल से ना करके यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस से करते हुए मैं राजनीति में रही। और मेरा प्रयास है कि एक जो उनके सपनों का संगठन है, उनकी एक मुहिम थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भी राष्ट्रीय स्तर पे उस स्लोगन को कॉपी करने का काम किया जो वो मोदी जी ने नारा चलाया सत्ता में आने के लिए। क्या नारा था वो? घर घर मोदी, हर घर मोदी। वो अगर आप देखेंगे, गूगल पे भी है, वो पुराने इतिहास में जाएंगे तो छोटा सिंह चौहान जी का नारा था, पिताजी का नारा था कि घर घर सेवा दली, हर घर सेवा दली। और वो किसी राजनीतिक मंशा से नहीं था कि ऐसी विचारधारा के अगर बच्चे, ऐसी विचारधारा के अगर युवा, महिलाएं, बहन बेटियां अगर हर घर में होंगी तो ये गौ माता की सेवा का जो झूठा नारा देते, जन सेवा में हर जीव की सेवा आ गई, चाहे वो देश की सेवा हो, प्रदेश की सेवा हो। ऐसी विचारधारा के अगर बच्चे हर घर में होंगे तो देश एक दिन सच में विश्व गुरु भी बनेगा, विश्व शांति भी करके दिखलाएगा और भारत एक शांति की, समृद्धि की बुलंद सीढ़ियों पर चढ़ने का काम करेगा। तो उस विचारधारा को ही प्रयास है हरियाणा सेवा दल के प्रत्येक सदस्य का
कि हम उस विचारधारा को जन जन तक लेकर जाएं। वो हमारी संस्कार की जो शाखाएं होती जी। थी, जिनको संघियों ने कॉपी करने का जो काम किया है, जी। सेवा दल के गठन के 2 वर्ष बाद एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक का गठन करना, जी। ये नकल नहीं तो और क्या है। आप कभी भी इतिहास में उंगली एक कटवाई नहीं है आपके सदस्यों ने, और उसके बाद आप अपने आप को गिनती करते हैं अपने जो भी आपके रहे पूर्वज, उनके नाम के आगे वीर लगाकर। उनका इतिहास किसी से छुपा नहीं है, उनके माफ़ीनामे किसी से छुपे नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि भारत देश में ऐसे बच्चे पैदा हों जो कभी भी देश से गद्दारी करके माफ़ी ना मांगे, देश के दुश्मनों से पेंशन या कोई भी आर्थिक मदद लेने का काम ना करें। तो वो एक विचारधारा पे सेवा दल चल रहा है, उनकी सीखों पे चल रहा है। और आगे कोई ये ना कहे कि स्वर्गीय छोटा सिंह चौहान जी के बाद पूनम चौहान और पूनम चौहान जी के बाद फला चौहान। तो इसलिए मैं राहुल जी के नक्शे कदम पे चलते हुए मेरा सर्वस्व, मेरा जीवन, मेरा तन मन धन सिर्फ और सिर्फ मेरी कांग्रेस पार्टी के लिए, मेरे प्रदेश और मेरे देश के लिए समर्पित है। ये विरासत आगे किसी और परिवार को या जो सेवा दल का तन मन धन से कोई सच्चा सेवक होगा उसको सौंपने का काम मैं करूँगी। क्या बात। ऐसी त्याग और तपस्या का और दृढ़ संकल्प लिए ऐसी डॉक्टर पूनम चौहान। डॉक्टर साहब, जितना हमें पता है आप पीएचडी भी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के विषय को लेकर आपने पीएचडी की है। क्या नज़र आता है वर्तमान स्थिति में, क्या और सुधार की आवश्यकता है महिलाओं को वास्तव में सशक्तिकरण? अधिकार देने से शायद सशक्तिकरण नहीं होता, संस्कार देने से सशक्तिकरण नज़र आता है। समाज को यदि बांधे रखना है, खंडित करना है तो अधिकार देते रहिए, उससे परिवार और समाज खंडित होता नज़र आता है। बतौर आप पीएचडी आप किए हुए इस सब्जेक्ट से क्या नज़र आता है, क्या और महिलाओं के लिए किया जाना आवश्यक है जिससे वास्तव में जो शब्द है महिला सशक्तिकरण उसको सही रूप से परिभाषित किया जा सके? 2018 में महिला कांग्रेस हरियाणा ने एक यात्रा निकाली। अधिकार शब्द का आपने प्रयोग किया तो मुझे एक वाक्य याद आता है, महिला अधिकारी यात्रा जी। जिसमें हमने नारा दिया कि आधी आबादी आधा हक, जिसमें राहुल जी ने वादा किया कि कांग्रेस को जब भी जहाँ भी मौका मिलेगा, चाहे वो टिकट वितरण में हो या सत्ता में आने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार में हो या पार्टी की कोई भी संवैधानिक पद है, कि महिलाओं को बराबर की भागीदारी या 33% की भागीदारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जाएगी। उन दिनों में महिला अधिकार यात्रा जब पूरे हरियाणा से गुजर रही थी, बहुत सारी हमारी सरपंच, पंच, पार्षद बहनें हैं जो पार्टी से जुड़ी हुई हैं। मेरा एक अलग अनुभव रहा जब मैंने देखा कि कहीं पे भी रिजर्व अगर सीट आ जाती है, आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये मौका दिया पंचायती राज में बहनों, तो काफ़ी जगह आप देखेंगे, मैं माफ़ी चाहती हूँ मेरे पुरुष भाइयों से, कि अगर सीट रिजर्व है तो हम ये सोचते हैं कि ये मौका हमारी धर्मपत्नी को या बेटी को सिर्फ मौका चुनाव लड़ने का दिया जाए। अधिकार तो पुरुष वर्ग ही अपने पास रखता नजर, वो चाहे वो कार्यालय की, पंचायती राज की या नगर परिषद की या नगर पालिका की कुर्सी हो, आप देखेंगे तो वो भाई ही वहाँ, चाहे वो जिला परिषद जी 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 वो वहीं वो विराजमान मिलते थे जी। बाहर बोर्ड लगा होता था कि फला हमारी बहन चेयरमैन या सरपंच। वो सारी चीज़ें देखते हुए तो मैं कहीं ना कहीं आपकी बात से सहमत हूँ कि अधिकार देने से जागृति नहीं आएगी महिलाओं को राजनीति में और समाज में जी। उन्हें उनके अधिकारों की सुरक्षा करनी भी आनी चाहिए, उन्हें वो कठपुतली बनना भी बंद होना पड़ेगा। उन्हें कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको बहुत सारी बहन बेटियां फॉलो कर रही हैं या आपको आपके उस हलके की या उस गांव की जो जनता है वो चुन रही है आपकी, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता हो या आपकी किसी न किसी स्वभाव की, भाव की काबिलियत से, तो कहीं ना कहीं आपको खुद ही उनकी आवाज़ भी बनना चाहिए। और हम झांसी की रानी सरोजनी नायडू जी, इंदिरा गांधी जी, सुषमा स्वराज जी भी एक दबंग नेता थी। यहाँ अगर हम राजनीति की बात ना करें और सच में ईमानदारी से बात करें, हम उन सब की आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उनके वो गुण खुद में लाने चाहिए कि अगर हमें कांग्रेस पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी है या कोई भी हमें अधिकार दे रहा है महिला वर्ग की आवाज़ बनने का, अपने किसी समाज की आवाज़ बनने का, तो कहीं ना कहीं वो जागृति बहन बेटियों में आए। तो मेरी इच्छा थी कि मैं इस चीज़ पे गहराई तक कोई एक सर्वे करूं, कुछ इस पे
तो इसलिए मैंने अपनी जो पीएचडी का एक जो विषय चुना, इस चीज़ को चुना कि मुझे इसमें पूरा अपनी डेडिकेशन से मैं ढूंढूं कि आखिर हमारे किसी स्ट्रक्चर में या हमारी किसी प्रणाली में कहाँ कमी है। जी। कि आपके हाथ में सत्ता भी आ गई, आपके हाथ में कलम भी आ गई, कलम आने के बाद भी वो बहन वो माँ उस कलम का प्रयोग नहीं कर पा रही है। तो उस सिस्टम को कहीं ना कहीं दुरुस्त करने के लिए मुझे लगा कि मुझे डीपली इसमें स्टडी करनी चाहिए। तो बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने सीखा भी। और यही कहा जाता है, क्योंकि खेल जगत से भी नाता रहा है। जी, अच्छे कबड्डी के खिलाड़ी रहे जी जी, कि अटैक से पहले सेल्फ डिफेंस विल बी योर प्रायोरिटी। क्या बात? कि आप किसी पुरुष भाई को ये कहने की बजाय कि पुरुष प्रधान समाज है या मेरी चलने नहीं दी जा रही, पहले ये देखो कि आप अपने आप को क्या समझते हो। क्या बात है? आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, आप आवाज़ उठा पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। वो चीज़ हमें, तो मैंने यही सीखा कि कहीं ना कहीं कमी महिला वर्ग में ही है, हम में ही है, कि हम एक बार बोलकर तो देखें कि आपने इस चीज़ के लिए अगर मुझे चुना है तो ये मुझे करने दीजिए। जी, हम सुनते आए हैं प्रतिनिधि, चेयरपर्सन प्रतिनिधि, नगर परिषद प्रतिनिधि, मतलब ये प्रतिनिधि शब्द देके हमने उसकी पावर को दरकिनार कर दिया, उसका एक साइड बाय साइड एक नया रास्ता चुन दिया कि आप किसी के भी प्रतिनिधि आप बन के जाए, वो उस पद को सुशोभित महिला कर रही है, लेकिन प्रतिनिधि के तौर पर आप खेल रहे हैं पूरे सिस्टम के साथ। क्या लगता है आपको, क्या इस विषय पर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है सरकारों को? सरकारें शायद कर रही हैं। मौजूदा सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर बेटियों के स्कूल बंद करने का काम कर रही है, बेटियों को सड़कों पर लाने का काम कर रही है, चाहे वो आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी की पदाधिकारी होने के नाते मुझे मेरे अपनों ने वो अवसर दिया है कि वो आवाज़ बनने का मैं काम कर सकूं। वो आवाज़ अगर मुझे कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर मेरी ही पार्टी के लिए भी उठानी पड़ी तो भी मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं वो आवाज़ उठा सकूं, इन सबको इनका हक और वो न्याय दिला सकूं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि जिस पार्टी ने प्रथम महिला प्रधानमंत्री दी, जिस पार्टी ने प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की दी, जहाँ राजीव जी ने, स्वर्गीय शहीद राजीव जी ने महिलाओं को पंचायती राज में मौका दिया, वही सबसे सुरक्षित मंच है जहां बहन बेटियों की आवाज़ बड़े ही बुलंद तरीके से हम उठा सकते हैं। जी, डॉक्टर पूनम चौहान जी, आपने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए कि देश को प्रथम महिला प्रधानमंत्री देने वाली कांग्रेस पार्टी, देश को प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष देने वाली कांग्रेस पार्टी। हम हरियाणा प्रदेश की बात करें, जींद विधानसभा की बात करें, क्या कांग्रेस पार्टी जो इतिहास रचती आई है, क्या जींद की पहली महिला विधायक भी कांग्रेस पार्टी ही देने जा रही है? जो आपने आवेदन किया है, हम जानना चाहते हैं आपकी वो मेरिट, वो ग्राउंड क्या है जिन मेरिट के आधार पर आप सबसे सशक्त और संभावित उम्मीदवार के रूप में नज़र आ रही हैं। जैसे विस्परिंग चल रही है, जैसे चर्चाएं चल रही हैं, आपका दावा सबसे मजबूत दावा नज़र आता है। मेरे परिवार की 3 पीढ़ियाँ मेरी मेरिट है। मेरा संपूर्ण जीवन 14 वर्ष की आयु से लेकर आज मैं 38 वर्ष की हूँ, मेरी मेरिट है। मैंने सेवा दल के स्तर पे, अपने स्तर पे प्रदेश में किसान संघर्ष यात्रा, राजीव तुझे सलाम यात्रा, आज़ादी गौरव यात्रा, महिला अधिकार यात्रा, और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा में महिला विंग की कोऑर्डिनेटर, पूरे करोड़ों की संख्या की एक आबादी वाले प्रदेश से 4 बेटियां चुनी जाती हैं, जिनमें से एक मैं थी। मुझे लगता है ये मेरी मेरिट है। मुझे लगता है कि महिला मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए पार्टी ने, उसमें आदरणीय गीता बुक्कल जी जिसकी चेयरपर्सन है, मुझसे मेरे विचार लिए गए, मुझे मेंबर के तौर पे रखा गया। मुझे लगता है मेरी मेरिट है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जब मैं अपना आवेदन फाइल करती हूँ, मेरी ही पार्टी के बहुत सारे भाई बहन, भाई कहूँगी मैं, उसमें मेरी बहुत सारी बहनों के अपने धर्मपत्नी के रूप में, अपनी बेटियों के रूप में आवेदन करवाते हैं। मेरी मेरिट है। जी, हम जानना चाहते हैं डॉक्टर पूनम चौहान जी से, आप जन्मस्थली आपकी जींद है, नज़दीक से आपकी 38 वर्ष की आयु के दौरान आपने वो सारी चीज़ें जींद को देखा है, आपने नज़दीक से। आप युवा हैं, आप पढ़े लिखे हैं, सुशिक्षित हैं, और महिला सशक्तिकरण जैसे विषय आपकी एक ताकत है। जींद जिले के लिए आपका क्या विज़न है? जींद विधानसभा के लिए, जींद विधानसभा की जनता
क्यों आपके साथ जुड़े, इस प्रकार से आप उसको टिकट को जीत में परिवर्तित कर पाएंगी। और हम वही जानना चाहते हैं डॉक्टर पूनम चौहान जी के विज़न क्या है। राजनीति में आने का हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो डॉक्टर पूनम चौहान जी जींद विधानसभा की जनता के लिए, जींद विधानसभा के लिए क्या कुछ ऐसा नया करने जा रही हैं, क्या विज़न है जिसके आधार पर वो राजनीति को एक नए आयाम देने जा रही हैं। आपने 3 अलग अलग सवाल किए एक ही सवाल में। मैं आपकी अनुमति लेकर जी 3 टुकड़ों में इसके जवाब देना चाहूँगी। निश्चित। पहले आपने पूछा कि मेरा विज़न क्या है जींद को लेकर, तो यहाँ थोड़ा सा अलग हटके दर्शकों को सुनने को मिलेगा। शायद कुछ हो सकता है साथी इसको अभी ना समझ पाएँ, पर जो एक पढ़ा लिखा युवा वर्ग है वो इस चीज़ को बड़े बेहतरीन तरीके से समझेगा। मुझे लगता है कि जींद विकास की गति में इतने यहाँ से मंत्री हमारी पार्टी से भी रहे, आदरणीय कृष्ण मिड्डा जी को मौका नहीं दिया। मुझे लगता है वो हकदार थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया, पूरे पंजाबी समाज के साथ और अपने बीजेपी के जींद विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भी धोखा किया। लगातार 4 बार से जो परिवार उस पार्टी की शोभा बना रहा है, तो उसके अलावा हमारी पार्टी से और मुख्यमंत्री भी जींद से रहे। जिला जींद ही था जी। मैं स्वार्थी होकर सिर्फ जींद विधानसभा की बात नहीं करूंगी, जिला तो जींद ही था जो आदरणीय चौटाला साहब जिन्होंने मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री उचाना से। तो मुझे लगता है कि विकास की गति में हम पीछे इसलिए रहे, हम कहीं ना कहीं, मेरे साथी भी जो जनता में जाकर कहते हैं कि हम जींद की सड़कों की बात करेंगे, सीवरेज प्रणाली की बात करेंगे, मुझे लगता है कि ये मुद्दे नहीं हैं। अच्छा, अगर किसी भी आप कस्बे को, इलाके को, शहर को, गांव को चाहते हैं कि वो तरक्की करे, जिस मुद्दे पर किसी का ध्यान नहीं गया है थोड़ा अलग है, क्योंकि सेवा दल के माध्यम से बहुत सारे प्रदेशों में, बहुत सारे ज़िलों में मुझे जींद से ज़्यादा वहाँ रहने का मौका मिला है, देखने का मौका मिला है। और मैंने देखा है कि कोई भी इलाका आप देख लीजिए, चाहे कैथल है, जींद दुर्भाग्यवश हमारा वो ज़िला है जो जब हरियाणा अलग हुआ तो पहले 7 जो ज़िले थे, सबसे पहला ज़िला, और आज जो जींद की अवस्था है, चाहे वो जींद विधानसभा है या जींद हमारा ज़िला है, इंडस्ट्रियल एरिया बनना चाहिए। इस पे मैं फोकस रखूँगी, जिससे रोजगार के माध्यम में रोजगार आएगा। बाहर की, प्रदेश से बाहर की हमारी कोई भी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, इंडस्ट्रीज़ अगर जींद में आती हैं, हमारे बच्चे फिर यहाँ से उतने ही शिक्षा के क्षेत्र भी विस्तृत होंगे। अगर आप देखेंगे, चाहे आप रोहतक को देखिए, हिसार को देखिए, चाहे वो जिंदल साहब ने किया हो कांग्रेस में रहते हुए, चाहे कैथल है, कुछ भी है, जहाँ जहाँ इंडस्ट्री एरिया आया है, पंचकुला है, मैं अपने हरियाणा की ही आपको उदाहरण दूंगी, वहाँ फिर शिक्षा के अवसर भी बहुत आएंगे, वहाँ रोजगार के अवसर आएंगे, वहाँ हमारे बच्चों को हमारे ही विधानसभा में, हमारे ही शहर में, हमारे बच्चे अपने माँ बाप से दूर नहीं जाएंगे, यहीं उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे, वो यहीं कमाएंगे तो यहीं खर्च करेंगे, जिससे हमारा बाजार भी बढ़ेगा। मेरे जो व्यापारी भाई जींद विधानसभा के, सड़कें तो एक नगर परिषद के, नगर पालिका के चेयरमैन भी ठीक करवा सकते हैं। हो सकता है कुछ साथी विरोध करें, मैं विरोध के लिए तैयार हूँ, व्यंग के लिए, व्यंग सह के ही यहाँ तक पहुँची हूँ। ये बहन बेटियों को आदत होती है थोड़ा, लेकिन मुझे जितनी मुझे सोच है, समझ है, हो सकता है मेरी समझ आप सबसे कम हो, मुझे ये लगता है कि जींद के विकास के लिए ज़रूरी है कि हमें सरकार ऐसी सब्सिडी दे, ऐसे मौके दे कि ये मारुति, ये सब सारी चीज़ें ये जींद में आए। ये लड़ाई मैं लड़ूंगी, पढ़ी लिखी हूँ, ड्राफ्टिंग जानती हूँ, लड़ना जानती हूँ, किस रास्ते से विकास आ सकता है वो सब रास्ते जानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मेरी समझ है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज विकास के रास्ते खोलती हैं, सड़कें, सीवर, नाले, गटर विकास के रास्ते नहीं। सड़कें बनेंगी, टूटेंगी, फिर बन जाएगी, बेसिक जरूरत है, उसकी व्यवस्था करना तो है, सरकार प्रशासन का काम है वो। और ऐसी कोई भी सरकार नहीं होती जो ये चाहती है कि जहाँ मौजूदा विधायक हो या कोई भी हो, यहाँ तो ये दुर्भाग्य रहा कि पूंजीपतियों की, व्यापारियों की, थोड़ा सा वो वाले व्यापारी भाई नहीं जो बाजार में बैठे हैं, वो जिनके ब्लॉक के कारखाने बने, टाइल के कारखाने बने, जिस वजह से सड़कें फाड़ी गई, फिर बनाई गई, मैं इसको विकास बिना जरूरत के बनाई गई, फिर उनको उखेड़ा गया कि इसमें पाइपलाइन डालनी थी, अच्छा ये पाइपलाइन तो इस इंच की डल गई, फिर इसमें अंडर वायरिंग करनी है, बार बार फाड़ फाड़ के वो उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो सड़कें बनी, उनको मैं विकास नहीं
जी। विकास जब होगा जब मेरे जींद का बेटा, मेरे जींद की बेटी इंजीनियरिंग करने के बाद, MBA करने के बाद, जब हमने MBA किया जी तो हमें जींद में कहीं भी रोजगार के अवसर ही नहीं थे। जी। माता पिता की इकलौती संतान होने के बाद मन में बड़ा भय था कि माता पिता को बुजुर्ग जब वो हो जाएंगे छोड़कर मैं कहीं गुरुग्राम में, दिल्ली में कहीं मैं जॉब कर रही होंगी, बेंगलोर में कहीं, जींद में क्यों नहीं। तो मैंने इस चीज़ को बड़ी बारीकी से नज़दीक से देखा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमारे यहाँ शिक्षा के अवसर हैं, उनको और आगे बढ़ाना है ताकि बाहर से बच्चे यहाँ आए, हमारे बच्चे बाहर ना। जी जी जी। वो मेरा सबसे पहला कार्य रहे जी कि मैं ये सड़क, सीवर, इनसे ऊपर उठ के शिक्षा को, पैसे को, जब पैसा आएगा, निवेश आएगा तो अपने आप विकास हो। जी निश्चित। कि मैंने क्यों राजनीति चुनी, वो मैं आपको प्रथम उसमें चरण में बता चुकी हूँ कि घर में जो सीख संस्कार मुझे देश सेवा के मिले, और मुझे ये लगता है कि राजनीति एक ऐसा मंच है जिससे आप समाज को और समाज के अंदर जो कुरीतियाँ या थोड़ी बहुत कमी है उसको बदलने का आपको एक अवसर मिल सकता है। वो एक मंच है। अगर इसके अलावा आप कोई मंच चुनते हैं तो उसमें आप अपने परिवार में, अपने निजी स्वार्थ में, अपनी निजी खुशियों में ही इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आप किसी दूसरे का सोच नहीं पाएंगे। अगर आप जन सेवा करना चाहते हैं तो मैं जींद विधानसभा के नहीं, आपके माध्यम से, क्योंकि बड़ा अच्छा आपका चैनल है, बहुत अच्छी जनता के हकों की आवाज़ उठाता है, मैं एक संदेश देना चाहती हूँ सभी मेरे युवा साथियों को, भाई बहनों को, कि किसी ना किसी, मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि मैं निष्पक्ष हूँ, ईमानदार हूँ अपनी धरती के प्रति, कि आप कांग्रेस ही चुनो, जिस भी मर्जी राजनीतिक पार्टी को चुनो, राजनीति का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि यदि आप राजनीति में भाग नहीं लेते तो मूर्ख व्यक्ति आप पर राज करता है। क्या बात है, सच्चाई। भीड़ या भेड़ मत बनिए, आगे आइए। जिस भी भाई या बहन को अवसर चाहिए कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के लिए, हमसे मिलिए। मेरे कांग्रेस पार्टी के जितने भी यहाँ उम्मीदवार साथी हैं उनसे मिलिए, वो सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। कहीं और जुड़ना वहाँ जुड़िए, पर जुड़िए और किसी ना किसी मंच से आवाज़ जरूर उठाइए। ये आज के समय के युवाओं की बड़ी एक अजीब वो है कि वो सोशल मीडिया में और बहुत सारी अलग चीज़ों में, नशे की तरफ इतना खोता जा रहा है कि वो भूल गया है कि भगत सिंह क्यों थे, सुभाष चंद्र बोस क्यों थे, महात्मा गांधी जी क्यों थे, सरोजनी नायडू जी क्यों थे। ज़रूरत है फिर से देश को, नौजवानों की, किसी न किसी राजनीतिक मंच से, मुझे लगता है बहन बेटियों का, बच्चों का, युवाओं का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बहन जी, हम चर्चा करके वास्तव में रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब इस प्रकार की युवा उभरते हुए, और समाज सेवी का बोलूँगा मैं, राजनीति शब्द या राजनेता नहीं कहूँगा, निश्चित तौर पर आपका त्याग भावना और जो समाज के प्रति जो विज़न आपका है वो प्रशंसनीय है। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। आप जींद जिले की जनता से और प्रदेश हाईकमान और राष्ट्रीय हाईकमान कांग्रेस पार्टी से क्या अपील करेंगे, क्यों आपको वो टिकट दे, और फिर किस प्रकार से आप उस टिकट को जीत में परिवर्तित कर पाएंगी? वो जादू की छड़ी क्या है डॉक्टर पूनम चौहान जी के पास जिससे उस टिकट को आप जीत में परिवर्तित कर पाएंगी? अपील करते चलें। मैं समझती हूँ कि मेरी चाहे वो शिक्षा की योग्यता है, जहाँ मैंने बारीकी से सब कुछ देखा है, उसमें सुरक्षा के भी कई मैंने कहीं कहीं पे महसूस किया जब हम हिंदू कॉलेज में पढ़ते थे तो हर मुद्दे को बड़ी बारीकी से मैंने देखा है। मुझे लगता है मैं उसको समझ सकती हूँ और उन चीज़ों पे काम कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं अपनी हाईकमान से और मेरी जींद विधानसभा के जितने भी मेरे मतदाता हैं उनसे निवेदन करती हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देती है तो आप लोग भी मुझे मौका देने का एक मैं कहूँगी कि एहसान ही कहूँगी कि एक इस जींद की बेटी को, इस जींद की धरती के खून को आप अगर ये ऐसा अवसर देते हैं तो मैं किसी भी हमारे युवा को रोज़गार का चाहे क्षेत्र हो, चाहे हमारे बुज़ुर्गों को अब ये फैमिली आईडी के नाम पे या जैसे भी प्रताड़ित किया जा रहा है, बुज़ुर्गों की पेंशनें कट रही है, मेरे बुज़ुर्गों को, हमारी जो बच्चियां हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने लाडली योजना, बहुत सारी योजनाएं जिनके लिए निकाली, बेटियों के जो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, ज़रूरतमंद बेटियां जहां पढ़ सकती है, उन सब के हकों की एक आवाज़ बनने का काम करूंगी। क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने जीवन में बड़ी बारीकी से देखी कि किस प्रकार की समस्याएं आती है एक जनसाधारण को अपने निजी जीवन में।
जी। कोई भी काम आज आपको जाना है, चाहे आपको बिजली का मीटर लगवाने जाना, हर चीज़ के लिए आपको इतने सारे वो औपचारिकताएं दी गई है। जी। वो सारी चीज़ें मैं ये समझती हूँ कि मैंने खुद की है अपने परिवार के लिए, तो उस तकलीफ़ को मैं समझती हूँ। जी। दूसरा मौका इसलिए भी मांगती हूँ और इसलिए भी आश्वासन देती हूँ कि मैं जीत सकती हूँ, आश्वासन दे सकती हूँ उसको। जी। मैं कोई घमंड में ये नहीं कहूँगी कि मैं ही जीतूँगी। जी जी जी। वो एक परमात्मा का भी आशीर्वाद है और जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद है। कोई भी भाई जीत सकता है, जिसके साथ जनता हो, वो परमात्मा हो, जिसकी भावना अच्छी जी। हो। पर मैं ये समझती हूँ कि कांग्रेस परिवार की जींद विधानसभा की सबसे छोटी सदस्य हूँ, क्या बात। सबकी लाडली हूँ। सभी मेरे भाई, सभी जातियों के, सभी समाज के मुझे स्नेह देते हैं। पार्टी में बड़ा प्यार मुझसे सभी हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं सभी रखते हैं। तो सबको जो एक मंच पे लाने का काम कर सकती है वो पूनम कर सकती है, ऐसा मैं समझती हूँ। जी। तो और साथ ही मैं एक चीज़ और कहूँगी कि ये मौका अगर मुझे नहीं मिलता, पार्टी किसी भी साथी को देती है, तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी मेरी जनता को, डिवोशनल आपके चैनल की जनता को, दर्शकों को, कि मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। अपने लिए तो मैंने हाथ नहीं जोड़े, पर जिस भी भाई बहन को कांग्रेस पार्टी मौका देती है, एक बार उस पर विश्वास जताएं। आने वाला समय बहुत अच्छा है। जितने भी साथियों ने आवेदन कर रखे हैं सभी बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। किसी भी भाई या बहन को कांग्रेस पार्टी मौका देती है, एक बार आप 4 बार लगातार आपने देख लिया, एक बार कांग्रेस पे फिर से जींद की विधानसभा हमारी जनता जनार्दन अगर विश्वास जताने का एक प्रयास करेगी तो हम आपको हताश नहीं होने देंगे। वो भाई या बहन आपकी आवाज़ सुने ना सुने, कांग्रेस पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को आप जींद से अगर जिताते हैं, मेरे घर के दरवाजे और मेरा फ़ोन हमेशा आपके लिए खुला है। जी। डॉक्टर पूनम चौहान जी, हर व्यक्ति का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। डॉक्टर पूनम चौहान का रोल मॉडल कौन है और क्या वो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य डॉक्टर पूनम चौहान का जीवन में? क्योंकि अभी आपने, अगर मैं गलत ना हूँ, अभी आप अनमैरिड हैं और शायद शादी का कोई विचार भी नज़र नहीं आता, तो अंतिम लक्ष्य क्या है डॉक्टर पूनम चौहान का? क्योंकि इस लक्ष्य से बहुत से युवाओं को प्रेरणा भी मिलने वाली है, और बताते चलें डॉक्टर साहब। अगर शहीदों में देखें तो सुभाष चंद्र बोस जी मेरे आदर्श हैं। उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया और विदेश की धरती पर जाकर बना दिया, जो आज के युवाओं को कहीं ना कहीं, जो ये रील्स और सोशल मीडिया और नशे के रास्ते पे जा रहे हैं, बेरोजगारी के चक्कर में थोड़ा सा गलत रास्तों पे चले जाते हैं, अगर वो सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़ेंगे तो वो सीखेंगे कि हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के बेटों का खून वो खून है जो दूसरी धरती पर जाकर भी, क्या बात, एक सेना उन्होंने खड़ी कर दी, आज़ाद हिंद फौज, और किस प्रकार से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। तो वो संगठन को बनाने की, चलाने की जो एक प्रक्रिया उनकी रही, हर किसी को गौरवान्वित महसूस कराने की, हर किसी की भागीदारी को, हरियाणा सेवा दल के साथी आज हिंदुस्तान में बड़े आराम से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सबको ये बोलते हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि यहाँ अध्यक्ष कौन है और ब्लॉक का प्रधान कौन है। सभी एक जगह रहते हैं। कहीं भी कोई भी सुविधाएं विशेष अगर प्रदेश अध्यक्ष के लिए दी जाती हैं तो ये मेरा 2.5 साल के कार्यकाल का रिकॉर्ड है कि मैं उसी हॉल में सोई हूँ, उसी तंबू के नीचे रही हूँ जहाँ मेरा पूरा सेवा दल परिवार रहता है। वो मैंने सुभाष चंद्र बोस जी से सीखा। त्याग की भावना मेरी आदर्श, अगर नेताओं में, राजनीति में गिना जाए तो सोनिया गांधी जी को मेरी आदर्श मानती हूँ, और ये कोई चापलूसी या बटरिंग के रास्ते से नहीं मानती। और मैं ये ओपन चैलेंज करती हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों को, हमारे जेजेपी के, या जो भी एक एक का नाम लूँगी, बहुत सारी सम्मानित अक्षेत्रीय दल भी हमारे हैं, अगर ऐसी कोई भी त्याग की मूर्ति अगर आपकी पार्टी में है तो आप मुझे बताइए। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, ये फ़ोटो लैब के माध्यम से, या कैसे भी करके कुछ भी तस्वीरें अलगल कुछ भी आप कर सकते हैं। एक ऐसी महिला जिसके पास आर्थिक संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी स्वर्गीय सासू माँ को गोलियां लगते देखा, जिसने अपने पति को शहीद होते देखा, और उसके बाद भी वो डरी नहीं, राजनीति में आई। उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, वो वापस भी जा सकती थी। जिस प्रकार की तानाकशी उन पे इनेलो पार्टी के साथियों ने, बीजेपी के साथियों ने उन पे की, जिस प्रकार से एक पाक पवित्र महिला के दामन पर उन्होंने छींटाकशी करने का या कीचड़ उछालने का काम किया, वो डरी नहीं। उन्हें पता था कि कल को
उनके परिवार के 2 लोगों को जिन्होंने मारा है वो उनको भी मार सकते हैं। जी जिसके परिवार ने ही उनसे राजनीतिक लालच में, मेनका गांधी जी, मैं खुल के नाम लेना चाहती हूँ, वरुण गांधी जी, उनको अकेला छोड़ के इस दुख की घड़ी में राजनीति के लालच में विरोधियों से ही मिल गए, फिर भी वो डरी नहीं। निडरता में वो मेरी आदर्श है। त्याग उन्होंने किया, पार्टी सत्ता में आ गई, सब देख रहे थे सोनिया गांधी जी कब शपथ लेंगी, ये तो लालच में ही जुड़ी थी, सासू माँ लालच में जुड़ी, फिर पति लालच में, अब ये बन जाएगी, एकदम से उन्होंने जो निर्णय दिया और आप सब साथियों के माध्यम से हमने जब उसको टीवी पे, दूरदर्शन पे, हर जगह देखा जी। तो त्याग में वो मेरी आदर्श है। उसके बाद वो खुद तो देश पे कुर्बान हो ही रही हैं, अपने इकलौते सुपुत्र को, सुपुत्री को भी उन्होंने इसी मार्ग पर देश की सेवा करने के लिए डाला। एक ऐसी पार्टी जहां भारतीय जनता पार्टी में लड़ा जाता है, मरा जाता है पदों के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए, जो सीनियर लीडरशिप को इग्नोर किया गया। सुषमा स्वराज जी ने हरियाणा में पार्टी को खड़ा करने का काम किया। रामविलास शर्मा जी, जब कोई नहीं नेता की गिनती में आता था, आते थे, हम सबको लगता था मुख्यमंत्री बनेंगे, वहाँ उन सबको दरकिनार किया गया। आडवाणी जी, जोशी जी, जो उन सब के साथ हुआ। ऐसी एक पार्टी हमारे सामने है, कांग्रेस पार्टी, जहां एक महिला आगे से कहती है, पूरा त्याग करके पार्टी को, बुरे दिनों में उन्होंने हाथ थामा, जब पार्टी के अच्छे दिन आए तो वो कह रही है कि मैं बैक से फ्रंट पे, उन्होंने देश को चलाने के लिए, जब आप जानते हैं कि मंदी का दौर पूरे विश्व में था, जब हिंदुस्तान के बच्चे बेरोजगार नहीं हुए, वो सबसे बड़े अर्थशास्त्री हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनके जैसा कोई नहीं बन सकता। वो सरदार असरदार था और उन पे भी ये लोग कीचड़ उछालने का काम करते हैं, बद्दे बद्दे वो अपने बयान देने का काम करते हैं कि वो तो रेनकोट पहन के नहाते हैं या कुछ भी ऐसा जो भी। तो सोनिया जी मेरी आदर्श हैं, राजनीतिक तौर पे कह लीजिए, निडरता में कह लीजिए, त्याग में कह लीजिए, डिसीजन मेकिंग में कह लीजिए, और उसके बाद सबसे बड़ा त्याग उन्होंने, सबको लग रहा था कि राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। चुनाव प्रणाली जो कांग्रेस ने की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए भी लोकतंत्र को उन्होंने तवज्जो दी, सबकी वोटिंग हुई। सोनिया जी मेरी आदर्श। डॉक्टर पूनम चौहान जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर राजनीति का बिगुल जींद विधानसभा का और हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर व्यक्ति अपनी दावेदारी करता है। ये तो भविष्य के गर्व का विषय है, कौन सी पार्टी, कौन सी राष्ट्रीय पार्टी किस व्यक्ति को चुनती है, और उनका भी नैतिक फर्ज बनता है योग्य, सुयोग्य, ईमानदार व्यक्तियों को, युवाओं को और खासकर महिलाओं को वो मौका दें अपने आप को, अपने पंखों को उड़ान देने के लिए, ताकि जो शब्द हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण, वास्तव में वो शब्द ना रह के उसको ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाए। ये भविष्य के गर्व का विषय है। पार्टियां या जनता जनार्दन वोट की चोट से किसको विजयश्री को प्राप्त कराती हैं, ये भविष्य के गर्व का विषय है। और ये भविष्य का ही विषय है कि हरियाणा की राजनीति में क्या डॉक्टर पूनम चौहान जी का कांग्रेस पार्टी की टिकट से जींद विधानसभा में लग पाएगा धूल में लठ, ये भविष्य के गर्व का विषय है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।